तारिक साहब, जो रिजर्व सीट वाला मामला है वो शायद इस वक्त इतना थॉर्नी इशू है कि आपकी पूरी सियासत का रुख बदल देगा। आपकी 2/3 मेजोरिटी भी उसी से जुड़ी हुई है जिसके ऊपर आप कुछ आईनी तरमीम करना चाहते हैं। कल उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, इससे आगे जा नहीं सकता। आप क्या तवक्कुआत है आपकी? देखिए, ज़ाहिर है वो प्योरली एक टेक्निकल केस है और किसी की ख्वाहिशात के ऊपर तो सीट किसी को दी नहीं जा सकती, और जो कवानीन जो इलेक्शन एक्ट में पाकिस्तान के आइन में मौजूद हैं उसी के तहत ही वो फैसला होना है। हम ये समझते हैं और हमारा जो आर्गूमेंट है वो बड़ा दलील रखता है, अपने अंदर वज़न रखता है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान एक ऐसी जमात में शामिल हुए हैं जिसने खुद इलेक्शन ही नहीं लड़ा, उसके अपने सरबराह ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है, लिहाजा टेक्निकली वो सीटें उन्हें नहीं दी जा सकती। ये हमारा स्टैंड है, इसी के ऊपर हमारे वकला ने आर्गूमेंट किया और हमें कभी उम्मीद है कि वो फैसला हमारे हक़ में होगा। ये उसका टोटल क्रक्स है। लेकिन सर, आप ये सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इलेक्शन सिंबल लेकर इस सारे खेल की बुनियाद रखी, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी, तो बुनियादी तौर पर ये सारे उसके अंदर हिस्सादार बन गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमने ये कहा ही नहीं था इनसे इलेक्शन सिंबल आप वापस लें, हमने तो पार्टी से सिंबल वापस लिया था, इनके अरकान को आप सिंबल दे सकते थे। तो इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की, तो केस तो सारा धराम से वहीं पर ख़त्म हो जाता है कि कसूरवार तो इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है, तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा करेक्शन के लिए। देखिए, अगर कोई इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो उस मामले को खुद खोल के सामने रख दिया। ये तो सारा मामला आगाज ही गलत होता है। मलिक साहब, दो अलग बातें हैं ना। एक ये कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स क्या थे और उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या की, ये गलत की या सही की अलग मैटर है। सुप्रीम कोर्ट कहता है गलत की, मैं भी कहता हूँ, लेकिन बात यह है कि वो एक अलग चीज़ थी। अगर इंटरप्रिटेशन गलत थी तो उसको ठीक कराने की भी कानूनी रेमेडीज थी। क्या तहरीक इंसाफ ने या इनके लीडर्स ने वो ली, उनको दुरुस्त करवाया। एक बात, अगर ईसीपी ने इंटरप्रिटेशन गलत की थी तो इनकी पूरी लीगल टीम तो नहीं सोई हुई थी, उन्हें तो पता लग जाना चाहिए था कि इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है। और होता भी यही है कि जब भी कोई एक कोर्ट किसी को फैसला करती है तो आपकी अपनी लीगल टीम उसको इंटरप्रेट करके उसकी लीगल रेमेडी दूसरी अदालत या फोरम से लेती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये हो भी गया, इलेक्शन भी हो गया, तो इनके पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद थी कि ऐसी जमातें मौजूद थीं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ये उन्हें ज्वाइन कर सकते थे, जिन्होंने अपनी लिस्टें जमा करवाई हुई थी और इलेक्शन कमीशन में बाकायदा एक जमात की हैसियत से हिस्सा लिया हुआ था। अब एक ऐसी जमात का इंतखाब करना कि जिसमें कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं उसके सिंबल पे, मैं समझता हूँ कि फिर ये लीगल टीम की दूसरी बड़ी नाकामी है। अलीम साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अरकान ऐसे थे जिन्होंने पीटीआई की टिकट जमा कराई हुई थी और एफिडेविट भी जमा कराया हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला खुला है तो पता चला कि वो 9 ऐसे अरकान हैं जिन्होंने एफिडेविट भी दिया हुआ है, टिकट भी जमा कराई हुई है। तो एज पार्लियामेंट्री पार्टी तो पीटीआई अभी भी एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंस के बावजूद। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना आसान नहीं होने जा रहा, कल आए या रिजर्व हो जाए, जब भी आए इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी डिसीजन। और हमारे पार्लियामान के अंदर जो कंपोजिशन है ना वो भी चेंज हो जानी है। ये तो 2/3 देख रहे थे हुकूमत वाले, लेकिन 2/3 तो पीटीआई की सीटें छीने तभी बनती है, वैसे नहीं बनती। जो कानून की मंशा है ना, वो कानून की मंशा है कि कोर्ट्स ने डिसाइड करना है विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ एक, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये एक बड़ा मुसलमान कानून है हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो वैक्यूम में सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके फैसले नहीं कर सकती। ये हर उस आदमी को पता है इस पाकिस्तान में कि जो लोग इंडिपेंडेंट जीते उनको बैकअप किसकी थी, उनको बैक में सपोर्ट किसने किया, फिर सब्सिक्वेंटली वो उन्होंने गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए, वो जो कोलिशन गवर्नमेंट उसमें शामिल नहीं हुए, दे ऑप्टेड कि जो एक और जमात में जाएं जो उनकी इत्तेहादी थी, तो देखिए, कानून को अंधा नहीं होना चाहिए कि जी आप मेरे लिए लोगों को डिसलॉज करें ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज़। कानून एक ज़िंदा हकीकत है और वो तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो सामने सामने आपको नज़र आ रहे हैं, और देखिए ना, इंसाफ को भी तकाज़ा है ना कि आप एक जमात है, पीपल्स पार्टी है या एन है या कोई और जमात है, वो अपनी सीटें ले चुकी जो रिजर्व सीट थी जो अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे। तो अब ये कहाँ का इंसाफ होगा कि आप उनसे कहें कि जी ये चूँकि इन्होंने फ़लाँ लीडर के नाम पे वोटें ली थी लेकिन ये रिजर्व में सीटें आपको दी जाएंगी। ये इट वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि जी नहीं टेक्निकल की बुनियाद पे कि जी आपकी पार्टी नहीं थी, आपका सिंबल नहीं था, आपने अप्लाई नहीं किया,
तो मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये इसको डाइजेस्ट करना, इस बात को। बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन ये आतिफ साहब फैसला जुड़ा हुआ है इस वक्त साथ, जो एक ख्वाहिश मौजूद थी ना कि 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, तो खबर चलाई जाती थी, यहाँ ये फीलर छोड़ा जाता था कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज को हम बढ़ा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, बढ़ा देंगे, 3 साल की टर्म कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे ख्वाब या वो फीलर्स जो थे, वो सारा कुछ धराम से नीचे ज़मीन पे आ गिरेगा। देखिए, उसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अभी केस की बात की। पहली बात तो यह है कि हमेशा जो कानून बनता है, मतलब हम भी लेजिस्लेचर रहे हैं 10 साल से, चौधरी साहब भी हैं, स्पिरिट ऑफ लॉ एक चीज़ होती है। जो लोग कहते हैं ना लेटर एंड स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है कि इलेक्शन में जो लोग जिस पार्टी को या जिस ग्रुप को या जिस बंदे को वोट दें, उसी हिसाब से उसको प्रोपोर्शनेट सीटें मिलनी चाहिए। तो केस तो यही है कि जी हमें सीट वोटें मिली हैं तो हमें ही रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? एक पार्टी की 1 सीट है और उसको आप 2 रिजर्व सीटें दे रहे हैं, मतलब ये कोई अकल मानती है? मतलब इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि जज इस तरह का फैसला कर दें। ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड्स अपनी जगह होंगी। दूसरी बात जो मुझे इसमें बड़ी अजीब लगी है, जो आपने अभी जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी ये इंटरप्रिटेशन गलत की इलेक्शन कमीशन ने, और साथ में ये भी कहते हैं कि ये जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसको ठीक करना। मतलब अगर हमारी आपस में लड़ाई है या कोई गलत मैंने किया है तो तभी आप कोर्ट जाएंगे ना, और कोर्ट उसको ठीक करेगी। तो अगर कोर्ट सिरे से अपने आप को निकाल ले, इस मामले से नहीं निकाल सकेगी। अब ये कह रहे हैं ना, फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन की, उसी के ऊपर 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, और वो अदालत के हमें पता ही नहीं है, तो ये बात तो मानने वाली नहीं है। हमें पता नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की, और साथ में कह रहे हैं कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है इसको ठीक करना। तो अगर आपके फैसले, इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला आपने किया, इलेक्शन कमीशन ने उसको गलत इंटरप्रेट किया, और सजा उसकी आप जो लोगों को सीटें मिलनी चाहिए, जो अवामी मैंडेट है, उनको आप उसको कैसे उससे जजेस थे जिनके जो ऑब्जर्वेशंस थी बड़ी मानीखेज थी, जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर हैं, मंदोखेल हैं, जस्टिस मुनीब हैं, या अफरीदी हैं, जस्टिस आयशा हैं, क्लियरली वो लाइन ड्रॉ कर रहे थे कि नहीं ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, आपने स्पिरिट ऑफ लॉ इस्तेमाल की, उन्होंने स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों की मंशा क्या थी? मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं सिर्फ 1 मिनट अगर आप इजाज़त दें। लेकिन बार बार टेक्निकलिटीज़ की बात हो रही है। मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी एविडेंट होती हैं, और उनके समझने के लिए या समझाने के लिए वकील होना ज़रूरी नहीं है। अभी दोबारा आ जाते हैं जो ट्राइब्यूनल्स की हम बात कर रहे हैं। अब ट्राइब्यूनल में जब आप नोटिफाई होते हैं, जैसे मैं अगर मेरा नोटिफिकेशन हुआ है इलेक्शन जीतने का, तो मेरे मुखालिफ जो भी उम्मीदवार इलेक्शन पटिशन करना चाहते हैं ट्राइब्यूनल में, वो दाखिल करने के लिए उसे 45 दिन के अंदर अंदर दाखिल करनी होगी। है ऐसे ही है भाई साहब, 45 दिन। अब एक बंदा 46वें दिन 46th डे पे चला जाए कि जी 1 दिन ऊपर हो गई है, मेरी पटिशन रख लें, टेक्निकलिटीज़ में ना जाए, मेरा राइट ख़त्म हो जाएगा, फलां हो जाएगा, अदालत एंटरटेन करेगी? नहीं करेगी। सो टेक्निकलिटीज़ आपके केस में दिन ऊपर होती है। मेरे अपने जाती केस में 100% ये टाइम बार पटिशन है कि उसमें उन्होंने दाखिल की 43rd डे पे, 7 दिन का कोर्ट ने उन्हें कहा कि 7 दिनों के अंदर आप कुछ ऑब्जेक्शंस हैं ये वापस दुरुस्त करके लाएं। अब विदिन 7 डेज उन्हें दोबारा आना था, वो आए हैं 22 दिनों बाद। तो ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। अब इसमें मुखालिफ हमारे दोस्त कहें, भाई कहें कि जनाब ये तो टेक्निकलिटीज भी ग्राउंड पे, लेकिन टाइम वाला इशू भी एक तो अदालत ने फैसला करना है, दूसरा सिर्फ आपके हल्के के ऊपर इतलाक होता है। इसलिए मैंने इब्तदाई कलमात में भी कहा कि आपके केस में ये मौजूद है टाइम बार वाला इशू, बाकी तो नहीं है। बाकी भी हमारे एक बाकी भी दोस्त हैं, उधर भी ये मसला है। लेकिन अभी आप देखेंगे ये जो ट्राइब्यूनल अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किए हैं, इलेक्शन कमीशन पंजाब की बात कर रहा हूं, उसमें जो इब्तदाई प्रोसीडिंग्स 1-2 ट्राइब्यूनल्स की हुई हैं, पिंडी में हुई हैं, 1-2 और ट्राइब्यूनल्स हैं, पहली पेशी पे उन्होंने पटिशन्स खारिज कर दी हैं इस बुनियाद के ऊपर कि ये टाइम बार्ड है। यही मसला कि आप विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम 45 डेज, या अगर 7 दिन अदालत ने दिए थे तो 7 दिन के अंदर दोबारा दाखिल नहीं कर सके, वो पटिशनें उड़ गई। तो बताइए इनका केस टाइम बार्ड के हवाले से कहाँ स्टैंड? जी मैं बात करूँगी, और ये मैं एक और मैं आपको बात करूँ कि तारक जहांगीरी साहब हमें कभी भी नहीं लगा कि वो प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट से फैसला करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक आज उन्होंने कहा है कि ये टाइम वाला इशू जो है ना जी करेंगे, वो देखें फैसले के अंदर आप देखिए, आप अगर ये प्रीएम्प्ट कर लें पहले ही कि जी वो ये फैसला करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। नहीं, हमने देखिए ना, नहीं जो लोग उनको कहते हैं जी आप इसे डिस्टेंस कर लें इस केस से, या आप
आपने तो एप्लीकेशन दी ना माल ट्रांसफर की। मेरा अपना ये ख्याल है इन्होंने कि दरखास्त देकर जज ही तब्दील करने हाँ, को जे बजाय इसके कि आप जज से लड़ें या लोगों से कहता हूँ कि जज से लड़ें, आप केस में लड़ें। ये बड़ा सब्सटेंशियल पॉइंट है इनका कि अगर ये एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है, ये हाई कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एक स्पेशल ट्राइब्यूनल की स्पेशल पावर्स हैं। अगर वहाँ 45 दिन हैं और 45 दिन दायर करने के बाद, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद वो वापस ले लेते हैं फाइल अपने पास, तो ये हाई कोर्ट इंटरप्रेट करेगी कि ये टाइम बार्ड हो सकता है। ये बिल्कुल करेगी कि आज 7 दिन के अंदर अंदर आपने वो ऑब्जेक्शन रिमूव करने थे, आपने ऑब्जेक्शन रिमूव 7 दिनों में नहीं किए, लिहाजा जब आपकी जो 22 दिन के बाद आपने जो पिटीशन फाइल की दोबारा, दैट वुड बी कंस्टिट्यूट एज अ टाइम बार्ड। ये हो सकता है, लेकिन वो स्टेज अभी आई नहीं ना सर। वो स्टेज आज डिस्कस हुआ, बल्कि उन्होंने अच्छी बात पॉजिटिव मैंने ये देखी, मैं खुद उसमें मौजूद था कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जी आप जो एक एप्लीकेशन दें, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपका जो इश्यूज हैं, जो टाइम लिमिटेशन के हवाले से है, दोनों को, एक और जो हल्का था अंजुम वकील साहब वाला, उनको भी इसमें भी कहा, और कि जी आप दें और आप इसको जवाब दें ताकि ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें आएँ और हम उसको फैसला करें। सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ जी, ये बात भी लाजिम है और ये प्रैक्टिस है कि अगर इस तरह का एतराज़ किसी ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन पे आ जाता है, किसी पटिशन पे आ जाता है, तो जज साहब पहले डिसाइड करते हैं उस एतराज़ को, मेंटेनेबिलिटी पे, जिसके ऊपर आज आप चाह रहे थे कि फैसला हो, पहले ये डिसाइड होगा कि ये टाइम बार है कि नहीं। जज साहब ने कहा कि अपने फैसले के अंदर उसका जिक्र करेंगे, यहीं पे खत्म हो जाएगी। हालांकि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के ऊपर हम जवाब दावा जो है वो जमा कराएंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, लेकिन जज साहब ने आपके कागज पूरे चेक करके फैसला करना है, ये आपका जिम्मेदारी है। कागज सर मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि जब मैं वहाँ कोर्ट में था, वो एक किसी मैगजीन ने हेडलाइन छापी थी ना, फ्रॉम 47 टू फॉर्म 47, बड़ी पाकिस्तान की तारीख के ऊपर सही कागज करती पूरे हैं, कागजों के साथ वोट भी पूरे होने चाहिए ना। सर वो फॉर्म 45 वाले कागज पूरे होने चाहिए ना, अगर वो इनके पूरे हैं भाई फिर साहब कल मैं परसों में जवाब दावा दाखिल करूंगा, रिप्लाई जिसे कहते हैं, आपको साथ लेके जाऊंगा। आपके फॉर्म 45 मैंने पहले खुद मैं- चेक करवाया, पहले मैं आपको चेक मैं खुद चेक करवाऊंगा। हाँ तो सर बिल्कुल एंड पे आ गया सर। ये जो लड़ाई है, ये असल इशूज से, जिसका मैंने इब्तदाई कलमात में जिक्र किया कि लोगों के लिए सर्वाइवल की जंग इस वक्त सबसे बड़ा है, लेकिन हमारे इशूज़ ये हैं, अदालत ने आज ये कर दिया, इनकी हुकूमत जाने लगी है, तारिक साहब की सीट है कि नहीं है। मेरे एज ए जर्नलिस्ट लोग सुनना भी चाहते हैं इस मसाले को, लेकिन इस लड़ाई के अंदर वो इकॉनमी वाला इशू कहीं दब जाता है, जिसके ऊपर बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन असल फिर अगर ये सारे मसलों को देखें ना, या इसके हल को देखें, कोई भी इकॉनमी, मतलब मुल्क चलता है पैसों से, और पैसे आपके पास, हुकूमत के पास तब आते हैं जब इकॉनमी चलती है, बिजनेस होता है, हुकूमत को रेवेन्यू आता है, और वही रेवेन्यू फिर लोगों पे लगाती है, इन शेप ऑफ सब्सिडी हो या जो भी हो। लेकिन इस वक्त मुल्क क्या चल रहा है, SIFC में अभी तक $1 नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर साहब जगह जगह फिर रहे हैं, हर जगह से यही आता है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक कुछ भी ये नहीं पहली हो शर्त सकता। सियासी इस्तेहकाम है, जिसके बाद कुछ आएगा। इसके बाद सब कुछ होगा, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। आतिफ खान साहब, राजा अलीम अब्बासी साहब और तारिक फजल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।